सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 15 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में किसने 2023 का बिली जीन किंग कप का खिताब जीत लिया है। तो आंसर होगा यहाँ पे कनाडा। अब देखो पहला प्रश्न तो आपका यही बन जाएगा कि बिली जीन किंग कप का संबंध किस खेल से है। तो आंसर होगा टेनिस से। ये महिलाओं का टेनिस टूर्नामेंट है जिसे पहले फेड कप के नाम से जाना जाता था, अब इसे बिली जीन किंग कप कहा जाता है। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, ध्यान से सुनना कि डेविस कप का संबंध किससे है, यह आप मुझे बताओ। प्रश्न के एंड में मैं आपको उत्तर दूंगा। तो यहां पे हमने बात की बिली जीन किंग कप 2023 की। इसको जीत लिया है कनाडा ने और कनाडा का ये पहला खिताब है, पहला टाइटल है, पहली बार जीता है। मतलब इसने किससे हराया इस बार या उपविजेता कौन रहा। तो आंसर होगा इटली। और अगर पूछ ले कि इस बार ये कहां पे खेला गया, इसका आयोजन कहां पे हुआ, तो स्पेन में। ये 3-4 पॉइंट आपको याद रखने हैं। संबंध किससे है, टेनिस से है, महिलाओं का टेनिस टूर्नामेंट है। किसने जीता, कनाडा ने जीता पहली बार। किसको हराया, इटली को हराया। कहां पे हुआ, स्पेन में हुआ। अब देखो टेनिस की बात है ना, तो मैं आपको यहाँ पे रिवीजन कराऊंगा किसका, जो साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं उसका। अगर आपको याद है तो साथ साथ बोलते हुए चलना। देखो जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था उसमें वुमेन सिंगल का टाइटल जीता आर्यना सबालेंका ने, ये बेलारूस की प्लेयर है। मेन सिंगल जीता था नोवाक जोकोविच ने, वो सर्बिया के प्लेयर है। फिर हुआ था फ्रेंच ओपन जिसे रोलैंड गैरोस भी कहते हैं। वुमेन सिंगल जीता था ईगा स्विटेक ने, ये पोलैंड की प्लेयर है। और आप जानते हो अभी इन्फोसिस ने 2 टेनिस प्लेयर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, उसमें से एक है ईगा स्विटेक और दूसरे हैं राफेल नडाल, वो स्पेन के प्लेयर हैं। और इसमें वुमेन सिंगल किसने जीता था, नोवाक जोकोविच ने, सर्बिया के हैं। फिर हुआ था विंबलडन ओपन, इसमें वुमेन सिंगल जीता मार्केटा वोंद्रासोवा ने, ये चेक रिपब्लिक की है। मेन सिंगल यहाँ पे जीता था कार्लोस अल्काराज ने, ये स्पेन के हैं। फिर आखिरी वाला हुआ था यूएस ओपन, इसमें मेन सिंगल नोवाक ने ही जीता था और वुमेन सिंगल कोको गॉफ ने जीता था, ये अमेरिकी है। ये नाम भी इंपॉर्टेंट रहेगा, वैसे सारे नाम इंपॉर्टेंट है तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ से 2-3 प्रश्न मैं आपको और बताऊंगा। अगर आपसे पूछे कि अंतरराष्ट्रीय हॉल ऑफ फेम में खिलाड़ी के रूप में नामांकित होने वाले पहले एशियाई पुरुष व्यक्ति कौन बने, तो आंसर होगा लिएंडर पेस। और सिमोना हालेप का नाम भी याद रखना। इनका संबंध किससे है, तो टेनिस से ये रोमानिया की टेनिस प्लेयर है। न्यूज में क्यों है, अभी डोप टेस्ट में पॉजिटिव ये पाई गई तो 4 साल का प्रतिबंध इन पे लगा दिया गया। ध्यान रखना, बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में व्यापारियों के एकाधिकार को तोड़ने के लिए, मतलब उनकी मोनोपोली को तोड़ने के लिए सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है। तो आंसर होगा प्रधानमंत्री किसान भाई योजना। तो अभी भारत सरकार कृषि मंत्रालय के माध्यम से फसल की कीमतें निर्धारित करने में व्यापारियों के एकाधिकार यानी कि उनके प्रभाव को खत्म करने के लिए और किसानों को सशक्त बनाने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री किसान भाई भंडारण प्रोत्साहन योजना को शुरू किया है। एक्चुअली में होता क्या है, किसानों को फसल अवधि के आसपास अपनी फसल बेचने के लिए मजबूर किया जाता है, जो आमतौर पर 2 से 3 माह की होती है। तो इस योजना का उद्देश्य है कि किसानों को यह तय करने का अधिकार देना चाहिए कि उन्हें कब फसल बेचना है और किसे फसल बेचना है, जिसके लिए उन्हें फसल के बाद कम से कम 3 माह तक अपनी फसल रखने की अनुमति मिल सके। मतलब इसमें वेयर हाउस में किसानों को फसल को स्टोर करने की, वहां पे भंडारण के लिए सब्सिडी आएगी, जहां पे वो 3 महीने तक अपनी फसल को स्टोर कर सकेंगे और फिर आराम से वो देखें कि भैया उन्हें कब अपनी फसल को बेचना है और किन्हें अपनी फसल को बेचना है। कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। जहां उन्हें अच्छा भाव मिले, जब उन्हें अच्छा भाव मिले तब वो बेचे। तो इसके लिए 3 महीने तक वो अपनी फसल को वेयर हाउस में स्टोर कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें सब्सिडी वगैरह भी दी जाएगी। तो इतनी सी ये योजना है, ध्यान रखना, प्रधानमंत्री किसान भाई योजना। किसान योजना आपको याद आएगी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसमें आपको पता है किसानों को हर साल 2-2 हजार रुपए करके 3 किस्तों में टोटल 6,000 रुपए दिए जाते हैं। कब शुरू हुई थी और कहां से शुरू हुई थी, तो 24 फरवरी 2019 को ये शुरू होती है गोरखपुर यूपी से। अच्छा, यहाँ पे कुछ और स्कीम्स, कुछ और योजनाएं मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ। ये सारी हमने 2023 में पढ़ी है, तो ध्यान से सुनना। एक सवेरा योजना आपने सुनी थी, इसको प्रयागराज पुलिस ने शुरू किया था। और लाडली बहना योजना आप जानते हो मध्य प्रदेश की है, जिसमें जो राशि दी जाती है उसे 1,000 रुपये से बढ़ा के 1,250 रुपये कर दिया गया प्रति महीना। और इसी तरह से याद आएगा अभी मध्य प्रदेश ने मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना भी शुरू की।
एक लाडली लक्ष्मी योजना ये भी है मध्य प्रदेश की। और उत्तर प्रदेश में एक मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना चलती है, जिसमें लाभार्थियों को जो राशि दी जाती है ना, उसे 15,000 रुपये से बढ़ा के 25,000 रुपये कर दिया गया। परिणाम योजना भूमि प्रदूषण को कम करने के लिए है ये। ग्रामीण मित्र योजना गोवा सरकार ने चलाए थे इसे ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सशक्तिकरण के लिए। और मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना को उत्तराखंड सरकार ने शुरू किया। आसरा पेंशन योजना तेलंगाना ने शुरू किया। शुभ यात्रा योजना केरल ने शुरू किया। एक पंचायत एक खेल का मैदान योजना इसको भी केरल ने शुरू किया। और अम्मा और बहिनी योजना इसको सिक्किम ने शुरू किया था। तो यहाँ पे 10-12 योजनाओं का मैंने आपको रिवीजन कराया, इनको ध्यान में रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में विश्व दयालुता दिवस वर्ल्ड काइंडनेस डे ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 13 नवंबर को। तो दयालुता के कार्य को बढ़ावा देने और जश्न मनाने के लिए विश्व दयालुता दिवस विश्व स्तर पर मनाया जाता है हर साल 13 नवंबर को। पहली बार 1998 में मनाया गया था। और 13 नवंबर 1998 को जब ये पहली बार मनाया गया था तो कहाँ पे? जापान और सिंगापुर में ये पहला विश्व दयालुता दिवस मनाया गया था। अच्छा, सिंपल से याद रखना, 13 नवंबर डेट है और थीम क्या है? जहां भी संभव हो दयालु बने। अब नवंबर के इंपॉर्टेंट डेज एक बार फिर मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। देखो, 1 नवंबर को वर्ल्ड वेगन डे मनाया, शाकाहारी दिवस। 3 नवंबर को वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व डे। 5 नवंबर को सुनामी जागरूकता दिवस। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस और शिशु संरक्षण दिवस। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी डे। 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस, नेशनल लीगल सर्विस डे। 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस और 12 नवंबर को ही लोक प्रसारण दिवस, पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे के रूप में मनाते हैं। तो ये नवंबर के अब तक के डेज हैं, इनको ध्यान में रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में 33वें वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? तो आंसर होगा भारत। तो अभी 13 नवंबर को भारत के नई दिल्ली में वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ के एशिया और प्रशांत एशिया क्षेत्रीय आयोग के 33वें सम्मेलन का आयोजन किया। कहाँ पे? भारत में। और इसका उद्घाटन किया हमारे केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन व डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने। इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? पशु चिकित्सा सेवाओं को बेहतर ढंग से विकसित करना। और बता दो आपको, इस सम्मेलन का आयोजन हर 2 साल में होता है। इसमें पशुओं को लेकर महामारी की स्थिति पर नियंत्रण को लेकर के चर्चा की जाती है। और इसकी बात करें अपन वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ की, जिसकी स्थापना होती है 1924 में और मुख्यालय इसका है फ्रांस के पेरिस में। अच्छा, आज मैं यहाँ पर आपको समिट्स यानी कि सम्मेलन का रिवीजन नहीं कराऊंगा, बल्कि हम देखेंगे कि 2023 में भारत किन किन कारण से न्यूज में रहा। जैसे कि आपको बताया, भारत 2023 में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्षता कर रहा है। G20 को होस्ट किया, वासेनार एग्रीमेंट का हेड बना, मेंस हॉकी वर्ल्ड कप को होस्ट किया, वुमेन्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप को होस्ट किया, ICC मेंस वर्ल्ड कप को होस्ट किया। और 2024 में भारत होस्ट कर रहा है क्वाड समिट को। और इस साल 2023 के लास्ट में दिसंबर में 71 नंबर की मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन ये भी होगा भारत में। उसके अलावा अभी दिसंबर में ही जो भारत है ये अंतर्राष्ट्रीय कपास सलाहकार समिति की 81वीं पूर्ण बैठक की मेजबानी भी करेगा। और साउथ एशिया का पहला सेंटर फॉर स्पीसीज सर्वाइवल ये भारत में स्थापित होगा। संयुक्त राष्ट्र के 62वें सामाजिक विकास आयोग की अध्यक्षता ये भी कर रहा है भारत। इसकी अध्यक्ष बनी थी रुचिरा कंबोज, जो कि यूनाइटेड नेशन में भारत की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है। और भारत ये आर्टेमिस मिशन समझौते का 27वां सदस्य बना। और अभी खाद्य सुरक्षा नियामकों के वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ भारत में। भारत ने पारंपरिक दवाओं पर आसियान देशों के सम्मेलन की भी मेजबानी की थी। और भारत जो है ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी सर्टिफिकेट जारी करने वाला 13वां देश बना था। और अभी भारत ने पहली बार पेटा ट्रेवल मार्ट 2023 को होस्ट भी किया। पेटा मतलब पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन। कहाँ पे आयोजन किया इसका? नई दिल्ली में। तो इन सब कारण से अभी भारत न्यूज में था, इनको ध्यान में रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? तो आंसर होगा, यहाँ ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो वीरेंद्र सहवाग आंसर हो जाएगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि अभी ICC हॉल ऑफ फेम की घोषणा की गई है, जिसमें 3 खिलाड़ियों को टोटल शामिल किया गया है। और इन 3 में 2 पूर्व भारतीय खिलाड़ी हैं। कौन कौन? एक तो वीरेंद्र सहवाग है
और एक भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान रही डिएना एडुल्जी है। और तीसरे खिलाड़ी ये श्रीलंका के हैं, अरविंदा डे सिल्वा। तो वीरेंद्र सहवाग को तो आप जानते ही हैं, जबकि डायना एडुल्जी की बात करें तो वे भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान रह चुकी है और वे हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा। आपको बता दूं कि इंडिया से अभी तक 9 खिलाड़ियों को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जा चुका है। अब वो 9 खिलाड़ी भी एक बार मैं आपको बोल के बता दूं: बिशन सिंह बेदी, कपिल देव, सुनील गावस्कर, अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, विनो माकंड, वीरेंद्र सहवाग और डायना एडुल्जी। और अगर इस पूरी लिस्ट में बात करें, यानी कि आईसीसी की हॉल ऑफ फेम की लिस्ट में, तो अब तक टोटल 112 खिलाड़ी इसमें शामिल हो चुके हैं, जिसमें से 110वें नंबर की हैं डी सिल्वा, ये श्रीलंका वाले, 111वें नंबर की है डायना एडुल्जी और 112वें नंबर पे जोड़े गए वीरेंद्र सहवाग। तो ये भी मैंने आपको बता दिया। आपको याद है अभी आईसीसी ने किस देश के क्रिकेट बोर्ड को निलंबित कर दिया था? तो यही श्रीलंका के ही क्रिकेट बोर्ड को। तो ये ध्यान में रखना आप। बाकी अगर आईसीसी की बात कर लें कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की स्थापना होती है 1909 में, हेडक्वार्टर है दुबई यूएई में और सीईओ हैं जॉफ एलार्डिस और चेयरमैन है ग्रेग बार्कले, जो खुद न्यूजीलैंड से हैं। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में सिडबी और जोकाटा ने मिलकर एमएसएमई इंडेक्स लॉन्च किया है। उस इंडेक्स का क्या नाम रखा? तो आंसर होगा संपूर्ण। तो अभी सिडबी ने जोकाटा के साथ मिलकर के एक एमएसएमई इंडेक्स को लॉन्च किया है, जिसका नाम इन्होंने संपूर्ण रखा है। जोकाटा ये क्या है? ये एक डिजिटल लीडिंग प्लेटफॉर्म है, यानी कि एक ऑनलाइन उधार देता है ये प्लेटफॉर्म। तो इस इंडेक्स में इन्होंने क्या बताया कि एमएसएमई सेक्टर, एमएसएमई मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, तो एमएसएमई सेक्टर ये भारत के ग्रोस वैल्यू एडेड में 1/4 से अधिक योगदान देता है। ग्रोस वैल्यू एडेड, इसे आप जीडीपी की तरह समझें। तो जैसे भारत का जो जीडीपी होता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसमें 1/4 हिस्सेदारी एमएसएमई सेक्टर की है। और टोटल एक्सपोर्ट्स जितना भी होता है, जितना भी निर्यात होता है, उसमें एमएसएमई 40% से अधिक की हिस्सेदारी रखता है, उसका योगदान देता है। ये इसमें इन्होंने बताया। देखो, एमएसएमई से 2 पॉइंट याद होने चाहिए। एक तो एमएसएमई डे भी मनाया जाता है, कब? 27 जून को। और एमएसएमई मंत्री हमारे कौन है? नारायण रणें हैं। अब यहाँ पे हम सिडबी की बात करते हैं। सिडबी मतलब स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना होती है 1990 में, मुख्यालय है लखनऊ में और सीएमडी है एस रमन। तो ये पॉइंट्स आप ध्यान में रखना। बढ़ते हैं आगे। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2023 का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2023 की। इस बार ये इसका 42 नंबर का एडिशन है, 42वां संस्करण है। कहाँ पे इसका आयोजन हुआ? नई दिल्ली के प्रगति मैदान में। और इसकी थीम इंपॉर्टेंट है, वसुधैव कुटुंबकम, जो कि इस बार G20 समिट की भी थीम थी। अब आप मुझे बताएंगे G20 की इंग्लिश में थीम क्या है? बाकी यहाँ पे इस फेयर का, इस मेले का उद्घाटन किया वाणिज्य व उद्योग मंत्री अनुप्रिया पटेल ने। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कौन है? अनुप्रिया पटेल है। और इसमें जो पार्टनर स्टेट है वो है बिहार और केरल, जबकि जो फोकस स्टेट है वो दिल्ली, जम्मू कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र और यूपी है। तो ये मैंने आपको कुछ पॉइंट्स में बता दिया पूरा इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2023 के बारे में। तो ये आप ध्यान में रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताओ, अभी हाल ही में अपने पूर्व प्रधानमंत्री को नए विदेश मंत्री के पद पर नियुक्त किया? तो आंसर होगा डेविड कैमरन। तो अभी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है वर्तमान में? ऋषि सुनक है। इन्होंने ही ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री रहे डेविड कैमरन को विदेश मंत्री के रूप में नियुक्त किया है। डेविड कैमरन ये 2010 से लेकर 2016 तक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे थे। उन्हीं के समय ब्रेग्जिट भी हुआ था। ब्रेग्जिट यानी कि यूरोपीय संघ से ब्रिटेन के अलग होने को ब्रेग्जिट कहते हैं। और उसी के बाद वो प्रधानमंत्री का चुनाव हार गए थे। तो याद रखना, अभी वहाँ के नए विदेश मंत्री बन गए हैं डेविड कैमरन। अभी माइक जॉनसन की बात करें तो अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के स्पीकर बने थे। और सबसे इंपॉर्टेंट है ये, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 78वें सत्र के अध्यक्ष बने डेनिस फ्रांसिस। और किस देश के हैं? ये प्रश्न एग्जाम में आया था। तो आंसर होगा त्रिनिदाद एंड टोबैगो। वहीं जिम स्केया ये आईपीसीसी यानी कि इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज के अध्यक्ष बने। और ये भी किस देश के हैं? ये भी प्रश्न एग्जाम में आया था। तो आंसर होगा
यूके। तो ध्यान में रखना, बढ़ते आगे। चलो फिर बताओ, हाल ही में एशिया प्रशांत एयरलाइंस ने 2030 तक कम से कम कितने प्रतिशत हरित ईंधन उपयोग का लक्ष्य रखा है? तो आंसर होगा 5%। तो अभी एसोसिएशन ऑफ एशिया पैसिफिक एयरलाइंस ने कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए 2030 तक कम से कम 5% हरित ईंधन ग्रीन फ्यूल के उपयोग का लक्ष्य रखा है। तो एक्चुअली में अभी एसोसिएशन ऑफ एशिया पैसिफिक एयरलाइंस की 67 नंबर की बैठक हुई थी सिंगापुर में, और वहीं पे ये फैसला लिया गया। वर्तमान में 14 एयरलाइंस इस एसोसिएशन ऑफ एशिया पैसिफिक एयरलाइंस के सदस्य हैं, जिसमें यहाँ से एयर इंडिया भी इसमें शामिल है। इसकी बात करें तो स्थापना होती है 1966 में और मुख्यालय आपको मिलेगा कुआलालंपुर, मलेशिया में। अच्छा, इसी तरह से हमारे भी कुछ लक्ष्य हैं, टारगेट्स हैं, वो मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। ये करंट अफेयर्स के ही प्रश्न होंगे, बिल्कुल ध्यान से सुनना। जैसे कि अगर आपसे पूछे कि लिम्फेटिक फाइलेरियासिस, जिसे एलिफेंटियासिस भी कहते हैं, हाथी पांव रोग, इससे मुक्त होने का भारत का लक्ष्य कब का है? तो आंसर होगा 2027। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसरो को 2 लक्ष्य दिए थे कि हमें हमारा खुद का स्पेस स्टेशन बनाना है। कब तक? 2035 तक। और चांद पर मानव को भेजना है। कब तक? 2040 तक। और यूं बताओ कि हमारा सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने का लक्ष्य कब का है? 2047 का है। अभी मोदी जी ने ही मध्य प्रदेश के शहडोल से राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन को शुरू किया था, वहीं पे हमने ये लक्ष्य तय किया। और भारत के ऊर्जा स्वतंत्र बनने का लक्ष्य 2047 है। और शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन करने का लक्ष्य यानी कि नेट जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य 2070 है। वहीं रेलवे का नेट जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य 2030 का है। मलेरिया को खत्म करने का लक्ष्य हमारा 2030 ही है, जबकि टीबी को खत्म करने का लक्ष्य है हमारा 2025। तो हमारे ये कुछ इंपॉर्टेंट टारगेट्स हैं, मैंने आपको एक साथ रिवाइज करा दिए, जो भी सारे इंपॉर्टेंट हैं इनको ध्यान में रखना। अब आप बढ़ते आगे। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में भारत ने शहरी सुधार एजेंडा के लिए किस बैंक से $400 मिलियन ऋण पर हस्ताक्षर किए? तो आंसर होगा एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो अभी भारत सरकार ने सतत शहरी विकास और सेवा वितरण कार्यक्रम के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक से $400 मिलियन का लोन ले रहा है। तो सिंपल से याद रखेंगे, शहरी सुधार के लिए भारत लोन ले रहा है एशियन डेवलपमेंट बैंक से। कितने का? $400 मिलियन का। अब एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करते हैं। देखो, एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना होती है 1966 में। इसका हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस, और अध्यक्ष कौन है? मसात्सुको असाकावा हैं, ये जापान के हैं। वैसे इसके टोटल मेंबर कंट्री सदस्य देश हैं 68, और पूछे 68 नंबर का सदस्य देश कौन सा बना था? तो आंसर होगा न्यू देश। अच्छा, अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक के वाइस प्रेसिडेंट कौन बने? भार्गव दास गुप्ता बने। ये अभी 2023 की ही न्यूज है। और याद रखना, जो भारत है ये एशियन डेवलपमेंट बैंक के ही सहयोग से दिल्ली में जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना करेगा। और अभी 2023 में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें बताया था कि 2022 में एशियन डेवलपमेंट बैंक से सबसे ज्यादा कर्ज लेने वाला देश कौन सा है? तो आंसर होगा पाकिस्तान। तो गाइज, ये था आज का आपका करंट अफेयर्स का सेशन। कैसा लगा सेशन बताइएगा, और वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। देखो, पूरे वीडियो के बीच में मैं आपको कहीं पर भी डिस्टर्ब नहीं करता हूं, लाइक करो, शेयर करो बोल करके, या किसी भी तरह का एडवर्टीजमेंट नहीं करता हूं, ताकि आपका समय व्यर्थ ना हो। लाइक के लिए भी बिल्कुल एंड में आकर के मैंने बोला है कि अगर आप भूल गए हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर जरूर करना है। बाकी आपकी प्रैक्टिस के लिए इनकी क्विज बना करके अपलोड की जाती है क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे, वहीं पे इनकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। तो क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन करते हैं और सेशन एंड करेंगे फिर। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा था, ग्रैमी अवार्ड 2024 के बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस श्रेणी में किस गीत को नॉमिनेट किया? अबंडेंस इन मिलेट्स। फिर पूछा, अभी किस राज्य ने अबुआ बीर दिशोम अभियान शुरू किया? झारखंड। फिर पूछा, आईएन मोबाइल एप्लीकेशन किस राज्य ने लॉन्च किया? केरल। फिर पूछा, विश्व निमोनिया दिवस मनाया 12 नवंबर। फिर पूछा, अभी किस राज्य ने सभी मतदाताओं को क्यूआर कोड वाली मतदाता सूचना पर्चियां वितरित की? मध्य प्रदेश। फिर पूछा, भारत की सबसे बड़ी शीत तेल उत्पादन सेवा किस राज्य में खोली जाएगी? गुजरात।
फिर पूछा 1 महीने में 16 MMT कार्गो संभालने वाला देश का पहला बंदरगाह कौन सा है, तो आंसर होगा मुंद्रा पोर्ट। फिर पूछा कौन सा देश यूरोप में पारंपरिक सशस्त्र बलों की संधि से बाहर हो गया, रशिया। फिर पूछा किस देश के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, पुर्तगाल। और आईसीसी ने किस देश के क्रिकेट बोर्ड को सस्पेंड कर दिया, तो श्रीलंका। अभी कल का होमवर्क प्रश्न भी देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी प्लेटफॉर्म जारी करने वाला या देने वाला पहला विदेशी बैंक बना कौन सा, HSBC बैंक। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।